हेलो एवरीवन, लुसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी टी 4 के लिए तो है ही, साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉल्ट 1857 में हम क्या देखते हैं, यह रिवॉल्ट जो है किसके टेन्योर में होता है, मीन्स किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में होता है। तो लॉर्ड कैनिंग, पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है। दूसरा कॉज आप क्या देखेंगे कि कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण बहुत सारा है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला कारण एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कुछ पॉलिटिकल कारण भी रहे होंगे इस क्रांति के पीछे। दूसरा इकोनॉमिक है, आर्थिक। तीसरा क्या है, सोशियो रिलीजियस। सोशियो रिलीजियस मतलब सामाजिक धार्मिक कारणे भी थे रिवॉल्ट 1857 के पीछे। और एक मिलिट्री कॉज भी है। अब बारी बारी हम आगे देखेंगे कि इस सब को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पॉलिटिकल कॉज में कह रहा है कि नाना साहब को पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि बाजीराव पेशवा जो थे या बाजीराव टू जो थे, उनका अपना कोई औलाद नहीं है। नाना साहब उनका गोद लिया हुआ औलाद है और इसको अंग्रेज लीगल नहीं मान रहा था। दूसरा कारण क्या था, अवध पर कब्जा करना। अवध पर 1856 में अंग्रेज कब्जा कर लेता है। और किस आरोप पर कर लेता है कि बोल रहा है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला पा रहे हैं जो नवाब हैं, जबकि नवाब से वहाँ की जनता काफ़ी प्रेम करती है, इसलिए वहाँ के जनता के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश होता है। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया जाता है, जिसके तहत सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर, इन सारे जगहों को, प्रोविंसेस को कब्जा में ले लिया जाता है या किंगडम को कब्जा में ले लिया जाता है। तो ये पॉलिटिकल कारण बनता है 1857 का। वहीं जब आप इकोनॉमिक कॉज को देखते हैं तो हैवी टैक्सेशन है, साथ ही साथ ब्रिटिश और इंडियन गुड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश गुड्स को सस्ता करने का सारा उपाय किया जाता है, उस पर टैरिफ कम कर लिया जाता है, और इंडियन गुड्स को महंगा बना दिया जा रहा है मार्केट में, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या आर्टिसंस ये जो थे काफ़ी प्रभावित होते हैं। फिर हम सोशियो रिलीजियस कॉज को देखते हैं। तो सोशियो रिलीजियस कॉज में क्या होता है, अंग्रेज काफ़ी कानून लेकर के आते हैं, जैसे एबोलिशन ऑफ सती प्रथा 1829 में, लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिज कानून भी लाया जा रहा है। तो ये सब जो है कंजर्वेटिव लोगों को हर्ट करता है, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो पौराणिक सोच के लोग होते हैं हिंदू में या मुस्लिम में, उन सबको यह हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है। मिलिट्री कॉज में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किन चीज़ों के आधार पर, तो सैलरी देने के आधार पर या प्रमोशन देने के आधार पर भारतीय सैनिकों को कम आंका जा रहा है। तो ये सारे मिलिट्री कॉजेज में आते हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है इमीडिएट कॉज, कि ये सारे कारण तो चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा कारण बनता है जो कि इन सारे कारणों को प्रज्वलित कर देता है। वो इमीडिएट कॉज क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। मतलब इनफील्ड राइफल्स एक नए प्रकार की राइफल है, जिसमें जो गोली यूज हो रही है, कार्टिलेजेज यूज होता है, वो सूगर और गाय के चर्बी का बना होता है। यह मानना जो था, यह कारण जो था, इमीडिएट कारण था, जिसने पूरे क्रांति को फैला देता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये क्रांति शुरू कैसे होता है और किस प्रकार से फैलता है। तो बिगनिंग जो होता है क्रांति का कब हो रहा है, 29 मार्च 1857 को हो रहा है। एक टुकड़ी है भारतीय सैनिक की या अंग्रेज सैनिक की, 34th नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें एक सैनिक होते हैं मंगल पांडे। यह मंगल पांडे क्या करते हैं, किल करते हैं दो ब्रिटिश ऑफिसर को, ह्यूजसन और बॉक को। इन दोनों को किल कर दिया जाता है। इसमें मंगल पांडे अपने एग्रेशन को प्रेजेंट करते हैं और ये सबको सन कर देता है यह घटना। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जो भी इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो रिफ्यूज कर जाते हैं उनको अरेस्ट करने से। यह भी अंग्रेजों को झकझोरता है। हाउएवर ही वाज लेटर ऑन अरेस्टेड एंड हैंग्ड। आगे चल के मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन यह घटना सबको काफ़ी उकसाऊ लगता है भारतीय लोगों को, और उनको उकसाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, द म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। म्यूटिनी रियल मायने में बहुत सारे लोगों को कब अपने में सम्मिलित करता है, 10 मई 1857 को, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं इस आंदोलन में। और यह मेरठ में होता है। क्या होता है, द ओकेजन वाज द पनिशमेंट ऑफ सम सिपोज फॉर देयर रिफ्यूजल टू यूज द ग्रीस्ड कार्टिलेजेस। यह विद्रोह कब होता है, यह विरोध कब होता है, यह तब होता है जब कुछ सैनिकों को फांसी दी जा रही है या सज़ा दिया जा रहा है। क्यों सजा दिया जा रहा है, तो वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं इस कार्टिलेज को यूज करने से, जो चर्बी से बना हुआ होता है। द सोल्जर्स अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन द रैम्पेज एंड शाउटिंग मारो फिरंगी को। मतलब जो भी सैनिक होते हैं वो कुछ सिविलियंस के साथ मिल करके नारा देते हैं मारो फिरंगी को। वो जेल को तोड़ देते हैं, यूरोपियंस का मर्डर करते हैं, उन्हें हत्या कर देते हैं, बर्न देयर हाउसेस, उनके घरों को जलाते हैं, और दिल्ली की ओर मार्च कर जाते हैं, मीन्स दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर सनसेट, उसी दिन सनसेट के बाद। तो ये इतना तक घटना होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, आगे क्या हो रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं
कि द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग दैट इज 11th मई इन दिल्ली वाज ए सिग्नल टू द लोकल सोल्जर्स हु इन टर्न रिवॉल्टेड सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम द 82-year-old बहादुर शाह जफर एज शहंशाह ए हिंदुस्तान। मतलब 11 मई को सैनिक पहुंचता है वहाँ, कहाँ, दिल्ली में, और यह इंडिकेशन होता है, यह सूचना होता है स्थानीय सैनिकों का कि अब हमको कब्जा कर लेना है दिल्ली पर, भारतीयों को कब्जा कर लेना है दिल्ली पर। और ऐसा होता भी है, और वो 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करते हैं, मतलब एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करते हैं। तो यहाँ तक का घटनाक्रम आप देख लिए हैं। इसके आगे एक चार्ट दिया गया है, चार्ट को हम लोगों को अच्छे से समझना है। चार्ट में बहुत सारे सेंटर हैं, और उन सेंटर्स पे किस प्रकार से आंदोलन शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, वहाँ नेतृत्व कौन करता है, भारत की तरफ से भी, हिंदुस्तानी सेना की तरफ से भी, और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी। तो दिल्ली है, दिल्ली एक सेंटर है जहाँ 11 मई से शुरू होता है बगावत, 20 सितंबर तक चलता है। बहादुर शाह जफर 2 लीडर होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से सेना को कौन संभालता है, भक्त खान। वहीं अंग्रेज की तरफ से कौन होता है, जॉन निकोलसन, जो वहाँ के सैनिकों का नेतृत्व करता है। वहीं कानपुर सेंटर पर आप देखेंगे तो 4 जून को शुरू होता है यह घटना, 6 दिसंबर तक चलता है। नाना साहब और तात्या टोपे लीड करते हैं इंडिया की तरफ से, और वहीं कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश सेना को लीड करता है। लखनऊ की जब आप बात करते हैं तो बेगम हजरत महल जो है वहाँ लीड करती है, वहीं कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश की तरफ से लीड करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूज रोज हैं। वहीं इलाहाबाद में लियाकत अली और कॉलोनेल नील हैं। जगदीशपुर बिहार में आप देखेंगे कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई हैं। वहीं विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरे यहाँ पर अंग्रेज की सेना का नेतृत्व करते हैं। इनकी तो हार हो जाती है, यहाँ पर अंग्रेज हार जाते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, यह चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद करना होगा। विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवॉल्ट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब एक ही महीने के अंदर में अलग अलग प्रांतों में यह क्रांति, यह आंदोलन फैल जाता है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। साउथ रिमेंड क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वेयर ओनली मार्जिनली अफेक्टेड। कह रहा है साउथ इंडिया में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वहीं पंजाब और बंगाल में जो है थोड़ा मोड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। यह भी एक कारण बन जाता है इस रिवॉल्ट के फेल होने का। आगे बहादुर शाह जफर 2 के बारे में बोल रहा है कि वाज डिपोर्टेड टू रैंगून। जब यह आंदोलन दब जा रहा है, दबा दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा, तो बहादुर शाह जफर 2 को रैंगून में भेज दिया जाता है। वेयर ही डैड इन 1862, 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटों को भी मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। नाना साहब के बारे में बोल रहा है, उनका ओरिजिनल नेम क्या है, ढूंढू पंडित पंत। बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान एस्केप्ड टू नेपाल, ये लोग नेपाल की ओर भाग जाते हैं। तात्या टोपे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 15 अप्रैल 1859। मीन्स रामचंद्र पांडुरंग को फांसी पर लटका दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार जाती हैं, है ना, वीर गति को प्राप्त होती हैं इस बैटल में, है ना, लड़ते हुए। कुंवर सिंह वाज वाउंडेड एंड डायड। कुंवर सिंह घवाहिल इतने हो जाते हैं कि 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है 1858 में। तो ये कुछ क्रांतिकारी थे, वीर क्रांतिकारी, है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं सर ह्यूज रोज के बारे में। वह लक्ष्मीबाई के बारे में क्या बोलता है, दी बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। मीन्स पूरे रिबेल में ह्यूज रोज को सबसे बहादुर कौन लगा, रानी लक्ष्मीबाई लगती हैं। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, तो खान बहादुर खान बरेली से, मौलवी अहमदुल्लाह, है ना, शाह इलियास, ये सब अन्य क्रांतिकारी थे जो इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, लड़ रहे थे भारत की सेना की तरफ से। इंग्लिश अथॉरिटी री एस्टेब्लिशेस इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 1858। मीन्स जून, जुलाई और दिसंबर के बीच 1858 में इंग्लिश अथॉरिटी फिर से इस्टेब्लिश हो जाती है भारत में। मीन्स शासन अपने बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। जब आप इतने बड़े आंदोलन को देखते हैं, इतने क्रांतिकारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर हार क्यों जाता है, तो इसके कुछ कारण को हम लोग देखेंगे। तो क्या मुख्य कारण है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वह अनसक्सेसफुल रह गया, लेकिन बहुत सारे लोग उन्होंने हीरोइक परफॉर्मेंस शो किया। लेकिन मुख्य कारण क्या थे इसके फेल होने के, तो डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटे मोटे संस्थान थे या संगठन थे या अन्य संगठन थे, वो सारे खुल के भारतीयों का साथ नहीं दिए इसमें। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। सिंधियाज, होलकर, निजाम, निजाम मतलब हैदराबाद, ये सारे लोग अंग्रेज की तरफ थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपोए, पीजेंट, जमींदार एंड अदर क्लासेस। अब सिपोए, पीजेंट, जमींदार, ये सब जो थे, सब में कम्युनिकेशन का कमी था, मेल नहीं था। मेनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्ट। सब लोग अपने अपने कारण को लेकर के लड़ रहे थे। कोई यह मुद्दा नहीं था कि अंग्रेजों को खदेड़ना है, अंग्रेजों को भगाना है, सबको अपने अपने राज्य को बचाना था। इस कारण भी फेल हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, तो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवॉल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस रिवॉल्ट में एक चीज़ देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम में एकता आया। पीपल एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक सेंटिमेंट विदाउट
एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग्स, है ना, लोगों में देश के प्रति एक भावना उत्पन्न होता है। इफ़ नो डाउट बिगेन एज ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर बट सून टर्न इनटू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन जनरल, है ना। शुरू तो हुआ था यह म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स मीन्स सोल्जरों के विरोध से, लेकिन यह एक रिवॉल्यूशन बन गया, एक क्रांति बन गया था। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब कह रहा है कि 1857 का प्रकृति क्या था इस आंदोलन का, तो इसको अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग व्यू से देखते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक सिपोही म्यूटिनी था, क्या था, सैनिक विद्रोह था। अब कौन कौन से थे ऐसे लोग, तो सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन लाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, है ना, ये सारे लोग ऐसे थे जो इसको देखते थे सैनिक विद्रोह की तरफ। ब्रिटिश की तरफ से आप देखिएगा तो जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, आरसी मजूमदार, ये लोगों को लगता था कि स्टेनले, यहाँ पर ध्यान देना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस समय, तो सिपोही म्यूटिनी है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये नेशनल स्ट्रगल है, नेशनल माने राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे बेंजामिन डिजायरले, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, के एम पनिकर, ये सब लोगों का मानना था कि ये एक नेशनल स्ट्रगल है। अदर व्यूज कहेंगे, मतलब और क्या क्या व्यू था इस आंदोलन के पीछे, ये क्रांति के पीछे, तो कुछ लोगों का मानना था ये रेशियल स्ट्रगल है। रेशियल मतलब नस्लीय, ब्लैक और वाइट का स्ट्रगल है, ये मिडले बोलता था। रिलीजियस स्ट्रगल है या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल है, ये रीज बोलता था। सिविलाइजेशन वर्सेस बारबरिज्म कॉन्फ्लिक्ट है, यह टी.आर. हॉलमेस का कहना था। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटराम एंड टेलर का कहना था। तो ये देख रहे हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, जिसकी जैसी बुद्धि उतना ही वो लोग देख पा रहे थे, जज कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो 1857 के बारे में लिखा गया है, उसको हम लोग इस चार्ट पे देख रहे हैं। तो पहला कह रहा है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से एक किताब लिखा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। इस इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इस रिवॉल्यूशन का या इस रिवॉल्ट का, कि कार्ल मार्क्स भी इस पर कुछ लिखना चाह रहे थे और लिखे भी। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान लिखते हैं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर के द्वारा लिखा जाता है। द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा जाता है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, एसबी चौधरी के द्वारा लिखा जाता है। रिवेलियन 1857 ए सिम्पोसियम, पीसी जोशी के द्वारा लिखा जाता है। 1857 नाम से एसन सेन के द्वारा लिखा जाता है। तो ये था कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक 1857 पे। अब सिलेक्ट ओपिनियंस है, मीन्स ओपिनियन क्या दिया गया कुछ लोगों के द्वारा 1857 रिवॉल्ट को लेकर के। तो पहला है, इट वाज होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपोही म्यूटिनी विथ नो नेटिव लीडरशिप, तो ये जॉन सीली बोलते हैं। वहीं आप देखेंगे दी सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉट ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार बोलते हैं ऐसा। ये नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, बेंजामिन डिजायरले का कहना है, ये अपोजिशन लीडर होते हैं ब्रिटेन में पार्लियामेंट में। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर बोलते हैं। वाट बिगेन एज ए फाइट फॉर रिलीजन इंडेड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या एसन सेन बोलते हैं। तो ये कुछ कथन है जो दिए गए हैं कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा। जब आप इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857 देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। पहला क्या है कि इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट विच पुट एन इन टू द रूल ऑफ द कंपनी, कंपनी का रूल जो है इस एक्ट के बाद, इस रिवॉल्ट के बाद ख़त्म हो जाता है। 1858 में द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अब क्या होता है, जो सत्ता का बागडोर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ, कब, 1858 में। वहीं अ मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब भारत में शासन का बागडोर संभालने के लिए एक बहाल किया जाता है मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोलते हैं। ये पद क्रिएट किया जाता है जो यहाँ पर सत्ता का बागडोर संभालते हैं। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ कॉल्ड वाइस रॉय। अब गवर्नर जनरल ही होता है लेकिन उसका टाइटल बदल दिया गया, वाइस रॉय बोला गया। कुछ डिफरेंस दिखाना है क्योंकि अब क्राउन के अंदर में आ गया है। मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एंड प्रिंसली स्टेट्स वेयर एश्योर्ड अगेंस्ट एनेक्सेशन, मतलब अब प्रिंसली स्टेट्स को यह कह दिया गया कि अब आपको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, आप शासन कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा लिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अब यहीं से ब्रिटिश जो है डिवाइड और रूल का पॉलिसी अपनाता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।